Good evening, students. Welcome to my channel. Today we will study economics class 9 NCERT line by line. Okay, so let us get started. The first chapter, class 9. Name of chapter is what? A story of village Palampur. Okay. पहले तो भाई इकोनॉमिक्स का मतलब समझो. इकोनॉमिक्स होता क्या है ना. इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है. रैशनल का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले. इस बात के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है. व्यवहार में भी ये चीज़ है कि आपको जितनी आमदनी है उसके हिसाब से खर्चा करो, जितने आपके इनकम है उसके हिसाब से मतलब उतना ही पैर फैलाइए जितना चादर है. ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है ताकि आपको कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि कैसे प्राप्त हो जाए और कैसे अपने लाइफ को बेटर करें. तो इकोनॉमिक्स आपका सही रहेगा तो आपकी ज़िंदगी भी सही रहेगी और आपको जो है सो हाथ मांगने की फैलाने की नौबत नहीं पड़ेगी अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, ढंग से चलोगे. इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है क्योंकि हम लॉजिक पे बेस्ड बात करते हैं इसमें. ऐसे नहीं कि अपने मन से इमेजिनेशन का और इसका इसमें कोई स्कोप नहीं है. ये रैशनल है कि भैया कैसे हम काम करेंगे सही ढंग से ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट आएगा. ये इकोनॉमिक्स है ना. तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जानिए इकोनॉमिक्स के बारे में. तो ये जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर गांव के बहाने एक एंटिटी ले लिया. उस गांव के बहाने आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स समझाए जाएंगे, है ना. उस गांव में ये इनकम होता है, उस गांव में ये जीडीपी है, उस गांव में ये है, फलना चिलना जो भी है, हेंटेन व्हाट्सोएवर. एक गांव को मीडियम चूज किया गया है और उसके माध्यम से आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना. ओवरव्यू बता रहा है कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. वही बात जो हम कह रहे थे वही बात ये भी कह रहा है कि भैया ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी हम लोग बताने जा रहे हैं, इस कहानी का पर्पस ये है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी उत्पादन कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में कैसे आता है, उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या क्या चीज़ उसमें होता है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ सारा चीज़ जो है हम लोग जानेंगे किसके माध्यम से. तो यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल विलेज मतलब हमने इमेजिनेशन में एक विलेज का नाम कल्पना कर लिया और उस विलेज में क्या क्या हो रहा है, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है. ये नहीं है कि ये फैक्ट्स है. ये हाइपोथेटिकल विलेज क्रिएट किया गया है और जिसका नाम है पालमपुर. और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है ना. कह रहे हैं फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. और ये पालमपुर गांव का सबसे मुख्य एक्टिविटी जो है, मेन एक्टिविटी जो है, लोग यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी है, फार्मिंग है. वेयर एज सिवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. मेन एक्टिविटी तो हो गया फार्मिंग, एग्रीकल्चर का काम मुख्य रूप से है. इसके अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं. सेवरल अदर एक्टिविटीज़ आर देयर जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई सामान बनाना, निर्माण करना. और छोटे लेवल पे तो बोलेंगे स्मॉल स्केल, बड़े लेवल पे बोलेंगे तो लार्ज स्केल. तो छोटे स्केल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. डेयरी का भी वर्क होता है, जैसे मक्खन बनाना, दूध बनाना, ये सब चीज़ जो है डेयरी के अंदर आता है. थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का भी काम यहाँ पर है ना, जो लिमिटेड स्केल पे हो रहा है. लिमिटेड मतलब कम पैमाने पे. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब कोई भी प्रोडक्शन अगर होगा तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए. बिना रिसोर्सेज के तो प्रोडक्शन होगा नहीं. संसाधन चाहिए. तो कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे उसके करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, है ना. अब ये रिसोर्सेज में आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है. ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा, ये सब भी चाहिए आपको. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce
द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। ठीक है, डिजायर्ड का मतलब जिस चीज़ की आप इच्छा करते हो, यानी गुड्स का मतलब वह सामान, जो भी सामान आप बनाना चाहते हो उसको बनाने के लिए आपको सर्टेन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। वो नेचुरल रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हो सकता है और मैन मेड रिसोर्स भी रिक्वायर हो सकता है, जैसे ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए, ये सारा चीज़ भी आपको इसमें चाहिए होता है। अब ये कह रहा है कि मोटा मोटी जो प्रोडक्शन होता है वो क्या चीज़ का होता है, या तो सामान का प्रोडक्शन हो या सर्विस भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब सर्विस का क्या मतलब है? सर्विस का मतलब अगर मान लो हॉस्पिटल खोल दिए तो हॉस्पिटल तो ह्यूमन बींग को सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना। या रेलवे है तो सर्विस कहा जाएगा, हॉस्पिटल सर्विस कहा जाएगा। तो ये सर्विस का भी प्रोडक्शन हो रहा है एक तरह से, समझ रहे हैं। तो या तो सामान का प्रोडक्शन होता है या सर्विस का प्रोडक्शन। जब हम नेशनल इनकम का काउंटिंग करते हैं तो उसमें सर्विस भी इंक्लूड करते हैं, कितना सर्विस हमने प्रोड्यूस किया। सर्विस में जैसे हॉस्पिटल आ गया, अदर थिंग्स भी आ गए, इंश्योरेंस आ गया, बहुत सारा चीज़ जो है सर्विसेज में आ जाते हैं। तो सर्विस भी एक तरह का प्रोडक्शन ही है, समझ गए। तो ये आप गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विस प्रोड्यूस करें, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। ये रिसोर्सेज मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है ना। अब पालमपुर को दिमाग में रख करके हम उसके हिसाब से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझते हैं कि क्या यहाँ पर जो है एक्टिविटी हो रही है जिससे इनका काम चल रहा है ना। कह रहा है पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ठीक है, पालमपुर जो है कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब होता है इसका एक दूसरे जगह से कम्युनिकेशन है, लोग आ जा सकते हैं, है ना। तो ये पालमपुर गांव जो है ये कनेक्टेड है बगल वाले गांव से और बगल वाले शहर से, ये जुड़ा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप प्रोड्यूस भी करोगे गुड्स और बेचोगे कहाँ, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो आप दूसरे गांव में ले जाके बेच सकते हो। नेटवर्क है ना, मतलब हाँ, नेटवर्क इज़ देयर, है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिजनेस के लिए, है ना। कह रहा है रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पे है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब देखो पालमपुर की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से। एक तो रायगंज है बगल में जो 3 किलोमीटर पर है, और ऐसा रोड बना हुआ है यहाँ पे जो हर मौसम में चल सकता है, ऐसा रोड, वो रोड कनेक्ट करता है इसको रायगंज से। और उसके पास बगल में ही जो नियरेस्ट सबसे शहर है, उस शहर का नाम क्या है, सहलपुर, है ना। यानी इसकी कनेक्टिविटी रायगंज से भी है और सहलपुर से है। मैनी काइंड ऑफ शाहपुर, सॉरी। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलक कार्ट। अब देखो, अब ये तो हो गया। अब ट्रांसपोर्ट भी एक सर्विस होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो भी एक सर्विस है। हॉस्पिटल भी एक सर्विस है ना। कह रहा है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे तरह का ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो जाएगा जो दिखाई देगा आपको। जैसे बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, है ना। तांगा पहले यही होता था, अब ना तुम लोग देखती हो बुलक कार्ट नज़र नहीं आता। गांव घर में भी बुलक कार्ट नज़र आएगा। बैलगाड़ी पे बहुत सारा सामान जाता था, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है तांगा है, बुलक कार्ट है, वुडन कार्ट है जिसको बॉगी बोलते हैं, है ना। ड्रॉन बाय बफेलो, जिसको बफेलो खींचता है। लोडेड विथ जैगरी। जैगरी क्या होता है, गूर को बोलते हैं जैगरी। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है बुलक कार्ट भी है, तांगा भी है, बॉगी भी है, और कुछ अदर कमोडिटीज़ भी हैं, है ना। जैसे आप बुलक कार्ट पे या बॉगी में जैगरी वगैरह ले जाते हैं, है ना। और मोटरसाइकिल भी है कम्युनिकेशन के लिए, जीप भी है, ट्रैक्टर भी है ना। अब ये इस विलेज का थोड़ा सा जो है डिटेल्स बता रहा है क्या है भैया यहाँ का मोटा मोटी हिसाब किताब। कह रहा है दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। कितने परिवार हैं यहाँ पे, 450 परिवार हैं। बिलोंगिंग टू सिवरल डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग कास्ट के जो हैं यहाँ पर लोग रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब हिसाब किताब बता रहा है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से होता है। तो कह रहा है कि जो 450 फैमिली है उसमें ऊपर से 80 फैमिली जो है लगभग वो अपर कास्ट का है, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह सब, है ना। हाँ, देयर हाउसेज
कह रहा है 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो गांव का ज़्यादातर ज़मीन जो है ये 450 फैमिली में अपर कास्ट फैमिली जो है 80 वही लोग कैप्चर करके रखे हुए, ठीक है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टिक। और उनके घर जो हैं बड़े बड़े घर बने हुए हैं और वो सीमेंट से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। द शेड्यूल कास्ट, इसमें जो है शेड्यूल कास्ट है, दलित है, वो कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। कह रहा है कि 80 फैमिली जो है लगभग अपर कास्ट का है और वो अपर कास्ट जो है ज़्यादातर ज़मीन उनके पास है, ठीक है। और उनके घर भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, पक्के के बने हुए हैं, सीमेंटेड हैं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है जिसको दलित बोला जाता है ना, छोटी जाति के जो लोग हैं, उनके घर जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। और वो गांव के एक कोने में जो है वो रहते हैं, बहुत छोटे घर हैं और वो मिट्टी के बने हुए हैं, स्ट्रॉ के बने हुए, घास के बने हुए, है ना। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, अच्छा अब ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बढ़ा है कि बिजली है, ज़्यादातर घरों में बिजली उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड, है ना। और जितने भी खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए, तो पानी निकालने के लिए जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है ना। हाँ, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। मोटा मोटी समझ लो इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे 2 प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल का क्या हिसाब किताब है? तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार के द्वारा रन किया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि पालमपुर में क्या क्या है, तो इससे एक आइडिया मिलता है कि पालमपुर जो है एक तरह से वेल डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ऑफ रोड इज देयर, कनेक्टिविटी इज देयर, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, बिजली भी है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ट्यूबवेल वर्क कर रहा है वहाँ पे, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था है, स्कूल भी है हमारे और हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है। ऑल दी थिंग्स आर देयर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज will take us through the different type of production activity in the village। अब यहाँ पर पालमपुर क्या है? हाइपोथेटिकल विलेज है, हमने मान लिया है और इसके हिसाब से हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है गांव घर में वो कैसे होती है ना। कह रहा है इन विलेजेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब पूरे इंडिया में घूम जाओ तो 70% तो एग्रीकल्चर ही है ना, यहाँ पर मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो फार्मिंग जो है मेजर एक्टिविटी है ना। तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो गया? फार्मिंग, खेती बाड़ी। ये इंडिया में भी है, तो आप पालमपुर के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं पूरा इंडिया का है, हिसाब किताब आप लगा सकते हैं, है ना। हाँ, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। अब इसके अलावा फार्मिंग तो मेन हो गया, फार्मिंग के अलावा और क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी है? तो उसमें जो है सो जिसको जो फार्मिंग के अलावा जो भी एक्टिविटी है उसको क्या बोलेंगे? नॉन फार्म एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? नॉन फार्म एक्टिविटी। और इस नॉन फार्म एक्टिविटी में जो है छोटा छोटा जो मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे वो होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना, दुकानदारी हुआ, शॉपकीपिंग हुआ, ये सारा चीज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कह रहा है वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। कह रहा है इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोनों एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, फार्म एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। व्हाट आर द कॉमन टर्म्स विच आर यूज देयर इन प्रोडक्शन, है ना, ठीक है। अब पहले तो समझना पड़ेगा प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कह रहा है द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। क्यों करते हैं हम लोग प्रोडक्शन? क्या उद्देश्य है? एम क्या है? तो प्रोडक्शन का एम ये है कि जो भी सामान हम बनाना चाहते हैं
जो हम सामान बनाना डिजायर करते हैं उसको प्रोड्यूस करना। दूसरा, ये एक तो गुड्स हुआ, दूसरा जो सर्विस हम देना चाहते हैं, सर्विस भी होता है, जैसे कैंटीन सर्विस हुआ, हॉस्पिटल सर्विस हुआ, ट्रांसपोर्ट सर्विस हुआ। तो जो सर्विस हम देना चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड सर्विस है, ठीक है, उसको देना, प्रोवाइड करना, यही है एम ऑफ प्रोडक्शन। चाहे गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर डिजायर्ड सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करें। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो सामान बनाना है या सर्विस किसी को देना है, तो सर्विस को देने के लिए या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 4, ये बता रहा है कि 4 चीज़ होना ज़रूरी है। बेसिक 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विसेज। कह रहे द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। क्या होना चाहिए? ज़मीन चाहिए। अगर खेती बाड़ी भी करोगे तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी भी करोगे तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। सर्विस भी कोई प्रोवाइड करोगे, हॉस्पिटल ही खोलोगे तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है लैंड। चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन करो या सर्विस प्रोड्यूस करो, लैंड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब भी चाहिए, है ना। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। अब लैंड हो गया और लैंड के साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी आपको उपलब्ध हो गए। तो उसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि भाई लेबर करेगा कौन ये सब काम, है ना। प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, तो उसके लिए लेबर चाहिए। दैट इज़ द पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो काम करेंगे। लैंड तो हमने इकट्ठा कर लिया, रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन रिसोर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा स्टार्ट, उसको करेगा कौन? तो वो करने वाला जो लोग होता है उसको बोलते हैं लेबर, है ना। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कई सारे ऐसे वर्क हैं, है ना, जिनको करने के लिए, जिन प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है। जैसे इंजीनियर सब क्या है? इंजीनियर सब भी वर्कर ही है, वो एजुकेटेड वर्कर है। अब ये जो ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑल दीज थिंग्स, दे आर वर्कर, दे आर लेबर्स, है ना, बट दे आर हाईली एजुकेटेड, है ना, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ये तो हुआ। अब कहीं भी काम करने, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर कुछ हाईली एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए और कुछ ऐसे वर्कर भी चाहिए जो मैनुअल वर्क करे। जैसे सामान को उठा के यहाँ से वहाँ रखना है, सामान को मशीन में डालना है, मशीन से निकालना है, ये सब काम को करने के लिए मैनुअल वर्कर की भी ज़रूरत होती है, मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत होती है ना। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और चाहे वो एजुकेटेड वर्कर हो, चाहे वो मैनुअल वर्कर हो, दोनों वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो दे आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। श्रम की जो ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? पहला चीज़ तो चाहिए लैंड, दूसरा चीज़ चाहिए लेबर। लेबर में एजुकेटेड भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। तीसरा चीज़ है, द थर्ड रिक्वायरमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल। दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब भाई कोई भी चीज़ जो आप स्टार्ट करोगे बनाना या करना, उसके लिए आपको पूंजी तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए, चाहे वो पैसा चाहिए या मशीन चाहिए, सारे कैपिटल के अंदर आते हैं। उसको फिजिकल कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल, फिजिकल मतलब वही हुआ ना, फिजिकली मतलब जो दिखाई दे, ऐसा चीज़। अब मशीन तो प्रोवाइड करो, कोई चीज़ बनाओगे तो मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मशीन आपका कैपिटल है। कोई चीज़ बनाओगे, आप लेबर लगाओगे तो लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहाँ से पेमेंट करोगे? पैसा, तो वो भी कैपिटल है आपकी, है ना। तो हर काम को करने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जो भी इनपुट चाहिए ड्यूरिंग द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन शुरू करने के लिए उसका कई सारा स्टेज होगा, हर स्टेज में आपको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो वो लैंड भी क्या है? लैंड भी कैपिटल है ना। अगर आपका इतना लैंड है तो वो भी कैपिटल है। तो आप कहने का मतलब प्रोडक्शन को करने के लिए उसके हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ जो है आपको इनपुट चाहिए और उसी इनपुट को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब ये कह रहा था फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है, फिजिकली क्या क्या चीज़ आएगा कैपिटल में, है ना। तो कह रहा है कि आप इसको समझ लीजिए फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या हुआ। तो फिजिकल कैपिटल में पहला चीज़ आया टूल्स, मशीन, बिल्डिंग,
जहाँ आप प्रोडक्शन करोगे वहाँ बिल्डिंग भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, सामान भी चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है इनिशियली आपको चाहिए, तभी तो आप वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। तो ये सारे फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। पहला पर है ना, जैसे टूल्स एंड मशीन आर range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbine, computer, etc. अब टूल और मशीन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि फार्मिंग एक्टिविटी भी है, तो फार्मिंग एक्टिविटी में भी टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? प्लॉ चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? और बहुत सारे बड़े मशीन भी चाहिए। आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए तुमको जनरेटर भी चाहिए, टरबाइन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए। तो ये सारे चीज़ आ गए आपके फिजिकल कैपिटल में, ठीक है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर। अच्छा, ये कैपिटल क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि कैपिटल इसलिए कहे जाते हैं, बिल्डिंग जो है ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार प्रोड्यूस करोगे उसके बाद उस बिल्डिंग की यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। दूसरे साल भी आप प्रोड्यूस करोगे, तीसरे साल भी प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो इन द लॉन्ग रन आप उसको यूज कर रहे हो, लंबे समय के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। तो ऐसे जो फिजिकल इनपुट हैं तुम्हारे पास, फिजिकल कैपिटल हैं, उनको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? यानी फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल एक बार के लिए नहीं होता, कई बारों के लिए होता है, ठीक है। कुछ सामान आप बनाएंगे, बिल्डिंग के अंदर आपने मशीन लगा रखा है, तो उस मशीन से एक बार सामान बनाया, फिर उसको बेचा, उससे प्रॉफिट कमाया, तो अब बिल्डिंग का काम खत्म हो गया क्या? नहीं, फिर बिल्डिंग का काम है वहाँ पे। दोबारा भी आप जब सामान बनाओगे उसी बिल्डिंग के अंदर बनाओगे, तो बिल्डिंग का इस्तेमाल आप दूसरे बार के लिए भी कर रहे हो, तीसरे बार के लिए भी कर रहे हो, चौथे बार के लिए भी कर रहे हो, यानी कई बार के लिए कर रहे हो। तो ऐसे जो आपके कैपिटल हैं जिनका इस्तेमाल आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में कई सालों तक कर सकते हैं, प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, ऐसे कैपिटल को हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। अंतर समझो, फिक्स्ड कैपिटल का क्या है कि इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। ऐसे टूल या ऐसे मशीन या ऐसे बिल्डिंग या ऐसे जनरेटर, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनका काम एक ही बार प्रोडक्शन करने के लिए नहीं है, कई बार करने के लिए है, उनका इस्तेमाल बार बार हो सकता है, इसीलिए वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल है ना। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, अब जैसे मान लो कि बैट का मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, तो उसके लिए हमको मशीन तो चाहिए ना। मशीन जो बैट बनाएगा, वो मशीन तो एक ही बार बैट बना के नहीं बैठ जाएगा, उसमें तो बार बार बनता रहेगा। तो वो मशीन का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे, तो मशीन जो है फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ। लेकिन उसी में अगर हम जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल डालते हैं या जो पैसे लगाते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payment and buy other necessary item. Raw materials and money in hand are called working capital. ठीक है। Unlike tool, machine and building, these are used up in production. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे कोई भी सामान आप बनाएंगे तो उसके लिए कुछ कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए ना, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे बैट ही बनाओगे तो लकड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लकड़ी रॉ मटेरियल हुआ, है ना। उसी तरह से मान लो कि वीवर लोग जो ये क्या कहते हैं, कपड़ा बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, तो उनको यार्न चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो रॉ मटेरियल है ना। उसी तरह से जो पॉटर हैं, जो बर्तन बनाते हैं, उनको क्ले चाहिए कि नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए कि नहीं, वो रॉ मटेरियल हुआ। या फिर कुछ पैसा चाहिए होता है उनको, जो पेमेंट करेंगे वो लोगों को, लेबर को देंगे, तो तत्काल चाहिए, तो वो जो पेमेंट आप करोगे या जो कच्चा माल है जिसका इस्तेमाल आप प्रोडक्शन में करोगे, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। अब ये कह रहा है कि अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। अच्छा, अब देखो अंतर क्या है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में, अंतर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ बिल्डिंग, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ मशीनरी। तो मशीनरी और बिल्डिंग का इस्तेमाल आप प्रोडक्शन में तो वहाँ भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो बात ये कह रहा है प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन का मतलब जैसे मान लो कि तुम बैट बना रहे हो, है ना, तो बैट बन के जो तैयार हो गया तो वो हुआ प्रोडक्शन। तो बैट बनने में जो है क्या हुआ, बैट बनने में जो है लकड़ी लगा ना, तो लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। और लकड़ी के लिए अब वो जो बनाया है, जो हेल्प किया है, जो लेबर वर्क किया, उसके लिए जो आपने पेमेंट किया मनी, तो मनी रॉ मटेरियल है।
लेकिन मशीन क्या किया है, जब लकड़ी बन के बैट बन के तैयार हो गया तो बैट में कहीं मशीन नज़र आ रहा है क्या? वहाँ मशीन नहीं आ रहा है ना, नहीं नहीं, बैट में नहीं नज़र आ रहा है। तो इसीलिए बैट में जो जो चीज़ लगा है वो वर्किंग कैपिटल है। क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो रॉ, हाँ, पैसा क्या हुआ? पैसा वर्किंग कैपिटल हुआ ना, पैसा वर्किंग कैपिटल हुआ, मतलब खत्म हो जा रहा है वो। हाँ। तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन करने में उसका यूज हो रहा है, ठीक है। मशीनरी जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो बन के तैयार हुआ उसमें इन्वॉल्व, हालांकि प्रोडक्शन में वो हेल्प कर रहा है, बिना मशीन के प्रोडक्शन कैसे होगा। लेकिन जो मटेरियल बन के निकला, जो प्रोड्यूस होके निकला, उसमें कहीं उसका वो नज़र नहीं आता, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है। वो क्या है? वर्किंग कैपिटल नहीं है सर। हाँ। अगर कोई लेबर है, वो हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास लेबर से बैग बनाने के लिए, तो लेबर क्या हुए? तो लेबर वर्किंग कैपिटल में आएगा ना, वर्किंग कैपिटल में आएगा ना। वो लेबर फिक्स कैपिटल नहीं, लेबर फिक्स कैपिटल में नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब वहाँ पे कोई फिक्स कैपिटल नहीं है। एक काम को करने के लिए जो है लेबर जो है सो लगा, फिर दोबारा काम करने के लिए दोबारा लेबर लगेगा ना, बात समझ रहे हो? तो वो फिक्स नहीं है, लेबर डज नॉट कम ऑन द फिक्स्ड कैपिटल। अरे तो वो एक इंसान 5 बैग बना रहा है, मतलब बार बार यूज हो रहा है ना। फिर बेसिक बात समझ नहीं रहे हो, बार बार यूज हो रहा है तो बार बार सामान बन रहा है ना, अलग अलग उसका हिसाब किताब है ना, अलग सामान के लिए अलग लेबर, समझ रहे हो? अच्छा, ये चीज़ है ना। और मशीन का तो वही है कि आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें वो हर आइटम के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है वो, ठीक है। लेबर तो उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा ना, जितना सामान हुआ। जैसे 10 बैट बना, 10 बैट के लिए मान लो 100 रुपया का लेबर लगा, अगर 20 बैट बनाओगे तो 200 रुपया लगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बन लग रहा है, जो प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस कर रहे हो बैट जितना बना रहे हो उसके हिसाब से लेबर लग रहा है ना। मशीन तो एक बार आपने खरीद लिया, एक बार खरीद लिया, चाहे आप एक सामान बनाओ चाहे 1000 सामान बनाओ, मशीन का पैसा तो उतना ही लगा ना भैया। 50,000 का मशीन लिया तुमने, एक ही बैट बनाया, कोई बात नहीं, एक बैट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? 50,000। और 100 बैट बना लिया, उसका भी फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया? 50,000। तो बदल तो नहीं रहा है ना, वेरिएबल तो नहीं है ना, लेकिन लेबर तो बदलेगा। अगर एक बैट का आपने में 2 रुपया लगा लेबर, तो 2 बैट में 4 रुपया लगेगा, 3 बैट में 6 रुपया लगेगा। वो वेरिएबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन बिल्डिंग जो बन गया वो बिल्डिंग तो फिक्स्ड है भैया, चाहे उसमें 1000 प्रोड्यूस कर लो, 100 प्रोड्यूस कर लो, 10 प्रोड्यूस कर लो, जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसके लिए बिल्डिंग तो वही है ना, कि बिल्डिंग बढ़ गया प्रोडक्शन बढ़ा तो, बात समझे? तो इसीलिए वो फिक्स्ड है। अच्छा, वो खर्चा फिक्स्ड है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बिल्डिंग फिक्स है ना, मशीन फिक्स्ड है। ये नहीं कि वहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स इन द सेंस कि भाई आप एक बनाओ चाहे 1000 बनाओ, वो कीमत तो उतना ही लग गया ना, बिल्डिंग तो बनाना ही पड़ेगा। एक भी बनाना है तब भी आपको बिल्डिंग चाहिए, मशीन तो चाहिए। लेकिन वो जब आप बनाना शुरू करते हो, जैसे एक बैट बनाओगे तो इतना लकड़ी चाहिए, 2 बैट बनाओगे तो उससे ज़्यादा लकड़ी चाहिए। जैसे कोई लेबर है वो एक बैट का 10 रुपये लेता है बनाने का, हाँ, 2 बैट का 10-20 रुपया लेगा, तो उसका लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। कैसे? प्रोडक्शन बढ़ने के हिसाब से। तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो बदलने वाला कॉस्ट है, वो फिक्स नहीं है। इसीलिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? यानी रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल है या पैसा, मनी, ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल है। लेकिन टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स्ड। देयर इज ए 4th रिक्वायरमेंट टू, इसके अलावा भी एक रिक्वायरमेंट है। कह रहा है यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और सेल इन द मार्केट। कह रहा है इन सबों को मिलाने के लिए, जैसे मान लो कि लैंड है, लेबर है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, सारा चीज़ आ गया तुम्हारे पास, लेकिन जब तक इसको यू डू नॉट पुट इट टुगेदर, मिला के आप जो चीज़ बनाना चाहते हो उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए, नॉलेज भी तो चाहिए, है ना, कि ताकि इन सारे फिजिकल कैपिटल को मिला करके, गेट टुगेदर करके आप कोई आउटपुट बना सको। इसके लिए आपने वो आउटपुट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? नॉलेज चाहिए, एंटरप्राइज स्किल चाहिए। ये एंटरप्राइज स्किल और एंटरप्राइज नॉलेज, ये भी हमारा क्या है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें हमने लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा, है ना। लेबर तो एक पार्ट है ही, लैंड तो एक पार्ट है ही, कैपिटल में हम लोग आ गए थे फिक्स्ड कैपिटल
और वर्किंग कैपिटल, है ना। ये तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट ये था कि ये सारे चीज़ लैंड को, लेबर को और कैपिटल को मिला करके जो प्रोडक्शन हम करेंगे, जो आउटपुट बनाएंगे, उसके लिए ब्रेन भी तो चाहिए हमें, क्या बनाना है, यानी एंटरप्रेन्योर स्किल चाहिए, एंटरप्राइजिंग एक्टिविटी चाहिए। इसको भी हम लोग मानते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट। क्या मानते हैं कि अगर ये नहीं होगा, हाँ, एंटरप्रेन्योर हो गया वही जो जिसके पास एंटरप्राइजिंग स्किल हो। तो जब तक एंटरप्राइज नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, तब तक हमारा आउटपुट बनेगा ही नहीं। तो ये चारों जो है हमारे रिक्वायरमेंट हैं, फैक्टर्स हैं, इनपुट हैं, क्या चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। क्या चाहिए सबसे पहले, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। कैपिटल में दो तरह का हो गया, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आ गया, तो मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, टूल्स वगैरह सब आ गए। और वर्किंग कैपिटल में मुख्य रूप से पैसा आ गया, मनी आ गया, लेबर आ गया, ये सब भी आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, है ना। लेबर तो अलग से है ही अपना, है ना। और फाइनली क्या कह रहा है, ये तो हाँ, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इन सारे तीनों चीज़ों को एक साथ, नहीं बिजनेस तो करेगा ही, वो तो बाद में बेचेगा, पहले सामान बनाएगा तब तो। भैया लैंड है, लेबर है, मशीन है, एवरीथिंग इज देयर, तुम जानते नहीं हो तुमको क्या बनाना है और बनाने के लिए क्या स्किल चाहिए, वो तुमको मालूम नहीं तो कैसे बनाओगे भाई। प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे होगा जब तक उसको एंटरप्राइजिंग नहीं होगा। अब जब बन गया तब उसको मार्केट में सेल करेगा, तब वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। उससे पहले क्या है, एंटरप्राइजिंग स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज, क्या बोलते हैं, ठीक है। दिस डे इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इसी इंटरप्राइजिंग को आजकल क्या बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल, नया नाम दे दिया। कह रहा था इस ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी एक कैपिटल ही है। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। कह रहा है इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए किसमें लैंड कौन है, लेबर कौन है, फिक्स्ड कैपिटल कौन है ना, ठीक है। हाँ, कह रहा है फैक्ट्री है जिस यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारे लेबर हैं, मशीन है, सारा चीज़, ठीक है। कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कह रहा है कि भैया कोई भी प्रोडक्शन जो होगा उस प्रोडक्शन को करने के लिए ये चार चीज़ें चाहिए। पहला क्या, लैंड, दूसरा क्या, लेबर, तीसरा क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब यहाँ पर कैपिटल को हम लोग फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कर लिए। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ गया, तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल में इंटरप्राइज, है ना, बुद्धि, दिमाग, ये हो गया ह्यूमन कैपिटल, है ना। इसको भी कैपिटल ही माना जाता है आज के डेट में, नया नाम दे दिया गया इसको कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यही तो सारे चीज़ को असेंबल करेगा, यही तो एक प्लान बनाएगा कि ये चीज़ प्रोड्यूस करना है तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, क्या होगा, नहीं करवाना पड़ेगा, सारा मैनेजमेंट तो उसी का है। तो उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग। कोई भी प्रोडक्शन जो होगा उसमें ये चार चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मिल करके प्रोडक्शन करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन जो होगा तो इनमें ये चार चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो इसीलिए इन चारों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन कैसे हुआ भाई, प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो आप बोलोगे लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन के लिए ये सारा चीज़ चाहिए। कह रहा है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि जब हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे तो हम लोग ज़्यादातर जो पहला तीन फैक्टर है, पहला तीन कौन कौन सा है ये बताओ, पहला तीन फैक्टर कौन कौन सा है भाई, हाँ हाँ, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे जब पालमपुर का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर कॉन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। और सुविधा के लिए जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे, मोटा मोटी कैपिटल मान लेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट कर दिया था, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है,
तो ये जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल मान लेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर, अब पालमपुर में खेती बाड़ी कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग को 3 चीज़ से कंसर्न रखना है, लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल में दोनों आ गया है ना, फिजिकल और ह्यूमन, है ना। ह्यूमन कैपिटल का मतलब वही एंटरप्राइजेस है। अब यहाँ पर जो पालमपुर में जो है वो मेन एक्टिविटी क्या था, फार्मिंग था, है ना। तो फार्मिंग कैसे हो रहा है पालमपुर में, उसके नज़रिए से हम लोग समझेंगे कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ अरेंज करना पड़ता है, कैसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है ना। वहाँ भी इकोनॉमिक्स की बहुत ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं जानोगे तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप फेल कर जाएगा। अभी एलन मस्क कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, इतना बड़ा क्योंकि इकोनॉमिक्स समझ रहा है वो, कहाँ उसको फायदा होगा, कहाँ उसको घाटा होगा। हाँ, अभी वो ट्रम्प से भी जो है फाइट कर रहा है, क्योंकि उसको समझ रहा है कि अगर हमको सरकार नहीं खरीदेगी हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो फिर हमारा बिक्री कहाँ होगा, सेलिंग कहाँ होगा, प्रॉफिट कहाँ से बनेंगे। इसीलिए वो प्रेशर डाल रहा है ना, कि आपकी पॉलिसी गड़बड़ है, ये है वो है ना। तो इकोनॉमिक्स समझ रहा है तब, क्योंकि भैया पैसे जब तक नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा, सब चीज़ में पैसा है। अब ये फार्मिंग के माध्यम से आप समझो कि कोई भी फार्मिंग भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो कह रहा है कि लैंड इज़ फिक्स्ड, कह रहा है फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन का काम जो हो रहा है मुख्य रूप से मेन है क्या है, फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अब इसको मेन एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, इसलिए मेन एक्टिविटी कह रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें लगभग 75% लोग जो है, 75% लोग जो है जो काम कर रहे हैं वो मुख्य रूप से अपने जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपना खाना पीना के लिए किस चीज़ पर निर्भर कर रहे हैं, तो फार्मिंग पर निर्भर कर रहे हैं। फार्मिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। अब ये फार्मिंग का काम जो करते हैं, या तो वो जो फार्मिंग पर डिपेंड कर रहे हैं वो कौन हो सकते हैं, या तो फार्मर हो सकते हैं या फार्म लेबरर भी हो सकते हैं। जो फार्मर के द्वारा जो लेबर इम्प्लाई किए जाते हैं वो उनको फार्म लेबरर कहेंगे। फार्मर खुद भी इन्वॉल्व होता है, खुद भी काम करता है ना, ठीक है। द वेल बींग ऑफ दीज पीपुल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। तो ये लोगों का जो है, ये लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे या नहीं जिएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भैया खेत में अनाज कितना पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, फार्म का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। खेत में कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा होगा तो फार्मर का लाइफ अच्छा होगा, जो फार्म में लेबरर है उनका लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे सामान बेचने के बाद, है ना। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आप भाई कह रहे हो कि भैया खेत में जितना अनाज उत्पादन होगा उससे फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, खेत में काम करने वाले लेबर को फ़ायदा होगा, लेकिन भाई लिमिटेशन है कितना हम पैदा कर सकते हैं। देयर आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब लिमिटेशन, कि इतना ज़्यादा ही बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, इसलिए बढ़ सकता है कि भैया लैंड एरिया तो फिक्स है, ज़मीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन तो उतना ही है, उसी ज़मीन में हमको जो भी पैदा करना है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। कह रहा है सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन। कह रहा है 1960 से आप देख लीजिए तो पालमपुर में जो भी लैंड एरिया, ये क्या कहते हैं, खेती के लिए जो ज़मीन है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन मतलब ऐसे लैंड जहाँ पर खेती होती है वो नहीं बढ़ा है, वो फिक्स है। 1960 से वो फिक्स है। देयर इज़ नो एक्सपेंशन इन दैट एरिया। कौन सा एरिया, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है उसका क्षेत्रफल फिक्स ही है, ठीक है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under the cultivation. कह रहा है कि भैया 1960 से लेके अभी तक जितने एरिया में प्रोडक्शन हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था, उतना ही एरिया है और कुछ
ज़मीन को इन लोगों ने कन्वर्ट किया, जो वेस्ट लैंड था उसको जो है कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया। लेकिन कह रहा है उस वेस्ट लैंड को अगर आपने थोड़ा सा बढ़ाया भी तो बढ़ा, बट अब जो है कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जितने वेस्ट लैंड थे उसको भी इन्होंने बना लिया कल्टीवेटेड लैंड, और जो थे वो थे। लेकिन अब क्या है, अब कोई उपाय नहीं है, इसीलिए 1960 से लेके अभी तक जो है ये फिक्स हो गया भाई ज़मीन नहीं बढ़ेगा, ज़मीन इतना ही है। क्योंकि जो भी वेस्ट लैंड थे, बेकार ज़मीन थे, उनको भी इन्होंने चेंज कर दिया कल्टीवेटेड लैंड में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भैया अगर ज़मीन नहीं बढ़ेगा, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका होता है कि ज़मीन हम बढ़ा देते, ज़मीन बढ़ा देंगे मतलब जितने ज़मीन पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वो उसका एरिया बढ़ा देंगे। पहले 1 बीघा में कर रहे थे, अब 2 बीघा कर देंगे, 3 बीघा कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर उस बात का स्कोप नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो अब फिक्स हो गया है, इतना ही ज़मीन है, जिस ज़मीन में खेती कर रहे हैं करते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या दूसरा तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का, कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, कह रहा है देयर एग्जिस्ट नो। हाँ, अब यहाँ पर आप फार्म प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहते हो तो लैंड को बढ़ाने का तो स्कोप नहीं है। यहाँ पे लैंड बढ़ा के तो आप फार्म प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लैंड है ही नहीं। कह रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। अब ज़मीन को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, हेक्टेयर है। दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुनीथा एट्सेट्रा। लेकिन हम लोग गाँव घर में अभी भी बोलते हैं ना, 1 बीघा ज़मीन है उनके पास, 2 बीघा ज़मीन है, तो वहाँ पर जो यूनिट है अभी भी बीघा माना जाता है, कट्ठा माना जाता है, गुनीठा माना जाता है ना। लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड यूनिट में आओगे तो वो है 1 हेक्टेयर। क्या बोलते हैं उसको, 1 हेक्टेयर। हाँ, तो 1 नहीं, बीघा को नहीं, बीघा अलग चीज़ है। तो 1 हेक्टेयर में कितना एरिया आता है, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। अब 1 हेक्टेयर का अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 हेक्टेयर उतना एरिया हुआ जितना स्क्वायर, समझते हो ना, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, साइड गुने साइड। तो अगर एक साइड 100 मीटर का हो, कितने मीटर का हो, 100 मीटर का हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 मतलब 10 पे 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 स्क्वायर मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 हेक्टेयर का मतलब है कि 1 स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर जिसका एक साइड 100 मीटर 100 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल जितना होगा, उसका एरिया जितना होगा, वो आप 1 हेक्टेयर। तो समझ सकते हो आप 1 हेक्टेयर का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा फील्ड है। मान लो कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो आप 100 मीटर का साइड होगा, 100 मीटर आगे जाओ, है ना, फिर 100 मीटर इधर जाओ, 100 मीटर इधर आओ, फिर 100 मीटर, तो वो जो है उस क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब आप कह रहा है कि आप कंपेयर कर, कैन यू कंपेयर, कि आपके स्कूल में जो फील्ड है वो कितना हेक्टेयर है, देख सकते हो उसको, कि 100 मीटर का बनाओ स्क्वायर, 100 मीटर का साइड लेकर के, तो वो 1 हेक्टेयर होगा। तो यू कैन कंपेयर। लेकिन आपके स्कूल में तो है नहीं फील्ड, है ना। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भैया जब हम फील्ड बढ़ा नहीं सकते, लैंड बढ़ा नहीं सकते, लैंड फिक्स हो गया है, उसी में खेती करनी है, तो पूछ रहा है कि क्या कोई दूसरा तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का। एक तरीका तो ये था कि लैंड बढ़ा दो तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे मान लो उस लैंड में आप मान लो 10 आम का पेड़ लगाए हो 1 हेक्टेयर में, अगर आपने 2 हेक्टेयर कर दिया तो 20 आम का पेड़ लग जाएगा, तो आपका प्रोडक्शन अपने आप बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। लेकिन जहाँ पे लैंड है ही नहीं, अब फिक्स हो गया है, अब इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, वहाँ पे क्या तरीका अपनाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाने का। आदमी की संख्या तो बढ़ रही है, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लैंड वही है, तो लोग का भोजन भी तो चाहिए ना, फिर कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए दूसरा उपाय हम लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा उपाय क्या है, वही पूछ रहा है कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है जिससे उसी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। कह रहा है इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कैसा गांव है पालमपुर, पालमपुर में क्या क्या चीज़ होता है, और पालमपुर में जो फसल हो रहा है, अगर आप उसको कंपैरिजन करना, आप मान सकते हो
कि आप यूपी का, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट ले लो, वहाँ पर जैसा गांव है वैसा ही पालमपुर गांव है ना। अच्छा। कह रहा है कि ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कह रहा है जितना भी ज़मीन है मोटा मोटी सब पे खेती बाड़ी हो रही है, कोई भी लैंड बाकी नहीं बचा हुआ है, आइडियल नहीं, आइडियल मतलब खाली नहीं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में जो खरीफ ये जो किसान है वो क्या क्या उत्पादन करते हैं वहाँ पर, ज्वार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज ए कैटल फीड। और ये जो प्लांट है ज्वार और बाजरा, इसका इस्तेमाल कैटल फीड के रूप में होता है। कैटल फीड का मतलब जिसको पशु खाते हैं। ज़्यादातर बाजरा और जौ पशुओं को खिलाया जाता है ना। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखिए साइकिल देख लो कि भैया रेनी सीजन में तो वहाँ पर ज्वार बाजरा प्रोड्यूस किया, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसी खेत में पोटैटो पैदा करते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। और इन द विंटर सीजन राबी का हुआ तो उसमें व्हीट, गेहूँ उत्पादन करते हैं। मतलब एक ही खेत में 3 फसल कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या किया, पहले किया ज्वार बाजरा, जो किसको खिलाएंगे, पशुओं को खिलाएंगे। उसके बाद उन्होंने आलू कर लिया, और आलू करने के बाद फाइनली विंटर में क्या किया, तो भैया गेहूं का खेती किया, है ना। ठीक है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगढ़। कह रहा है कि जो भी खेती बाड़ी ये लोग करते हैं, है ना, उसमें लास्ट में क्या कर रहे हैं, व्हीट कर रहे हैं। और व्हीट का क्योंकि जो पशुओं के लिए कर रहे हैं वो तो पशुओं को खिला दिया, पोटैटो जो किया वो खुद खा लिया, बाकी बचा इनके पास कौन सा, व्हीट। तो व्हीट में जितना अपना कंजम्पशन होता है वो तो कर लिया, और जो बचता है यानी सरप्लस है, सरप्लस का मतलब जो ज़्यादा है ना, जितना कंजम्पशन हुआ, कंजम्पशन मतलब जितना यूज हुआ, उसके अलावा जो बचा उसको बोलते हैं सरप्लस। वो सरप्लस ज़्यादा जो बचा है उसको बेच देते हैं कहाँ पे, क्योंकि रायगंज इनसे बगल में है 3 किलोमीटर पर, वहाँ पर जाके ये लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कह रहा है जो कल्टिवेटेड लैंड है उसका कुछ हिस्सा जो है उस पर ईख की खेती होती है, कुछ हिस्से पे, ठीक है, जो साल में एक बार काटा जाता है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ये नहीं कि हर साल में, या अभी हम क्या किए, जौ बाजार तो 2 से 3 महीने में हो गया, है ना, आलू भी जो है 2 महीने में हो गया, और उसके बाद उसमें जो है हम गेहूँ कर दिए तो साल में 3 फसल हमने काट लिया। लेकिन अगर हम ईख लगाएंगे, शुगर केन की खेती करेंगे, तो एक बार ही आप इसको कट कर सकते हो, है ना। तो ये शुगर केन जो है इसका इस्तेमाल क्या चीज़ में होता है, जैगरी बनाने के लिए होता है। तो इसीलिए ये बेच दिया जाता है कहाँ पे, सहलपुर जो टाउन है जहाँ पे जैगरी बनाने का मशीन वगैरह है, अच्छा, शाहपुर, वहाँ बेच देता है ना। यानी देख लो आप पालमपुर का इकोनॉमी समझ लो, ये समझ लो एक तरह से यूपी में जो वेस्टर्न पार्ट में जो विलेज है उस तरह का है, वहाँ भी यही चीज़ होता है। यूपी में भी खेती होती है ईख की, है ना। तो वह बोला कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ पर करते क्या हैं लोग, तो शुरू में तो ज्वार बाजरा प्रोड्यूस करते हैं, जो ज़रूरत पड़ती है किसको खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, कैटल फीड में यूज़ होता है। दूसरा आलू कर लिया, और उसके बाद इन्होंने विंटर में क्या किया, व्हीट कर लिया, और व्हीट से जो सरप्लस हुआ, जो पैसा बचा, जो बचा व्हीट उसको बेचा कहाँ पे, तो अपने बगल वाले गांव में बेचते हैं या फिर शहर में बेच देते हैं। और कुछ ज़मीन ऐसा है जहाँ पे ईख की खेती कर रहे हैं, तो ईख जो उत्पादन होता है शुगर केन, उसको वो टाउन बेच देते हैं जहाँ जैगरी का प्रोडक्शन होता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crop in a year in a Palampur is due to the well developed system of irrigation। अब कह रहा है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि एक ही ज़मीन में एक साल के अंदर 3 फसल जो है पालमपुर वाले पैदा कर रहे हैं, है ना। जौ बाजरा भी प्रोड्यूस कर लिया, गेहूँ भी प्रोड्यूस कर लिया, आलू भी प्रोड्यूस कर लिया। क्यों भैया, तो यहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब पानी का इन लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो पानी जो है खेतों में जा रही है, मिट्टी में पानी पहुंच रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी है, इसीलिए साल में 3 फसल पैदा कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है पालमपुर में जल्दी से। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा क्या हुआ, पालमपुर के दृष्टिकोण से देखो, पालमपुर को क्या फ़ायदा हुआ,
पालमपुर को क्या फ़ायदा हुआ? तो पालमपुर को तो भैया मेन एक्टिविटी उसका फार्मिंग है, और फार्मिंग में उसको इरिगेशन चाहिए। तो इरिगेशन अवेलेबल हो सका इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि ट्यूबवेल चलता है वहाँ, है ना। तो ये बेनिफिट हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ, है ना। पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट ए स्मॉल फील्ड। पहले क्या करते थे लोग, कुएं से निकालते थे, वो पर्शियन व्हील था, व्हील चक्का, ऐसे करके खींचा तो पानी निकला, और पानी निकला फिर जो है सो खेतों में डाला, तो बड़ा दिक्कत होता था। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी से जेट चलाया, फटाक से जो है पंप डीजल, है ना, कैसे वाटर निकाल लेते हैं, धड़ खेतों में पानी डाल देते हैं, तो मेहनत कम हो गया, है ना। तो ये फ़ायदा हुआ। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। लोगों ने देखा कि ये बिजली से चलने वाला जो ट्यूबवेल है, इससे ज़्यादा एरिया जो है कवर अप हो जाएगा, और उसका इरिगेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरू में तो कुछ ट्यूबवेल किसके द्वारा लगाए गए? सरकार के द्वारा लगाए गए। सुन हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। जब लोगों ने देखा भाई ट्यूबवेल का ये फ़ायदा है, तो किसानों ने भी अपने अपने खेत में सबने ट्यूबवेल लगाना शुरू किया। एज ए रिजल्ट बाई मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि 1960 से 1970 के बीच में जितना इनका कल्टिवेटेड एरिया था, जिसमें खेती की जा सकती थी 200 हेक्टेयर, जहाँ ये लोग खेती करते थे, तो सारा का सारा एरिया जो है अब इरीगेटेड हो गया। अभी तुम खेती कर लो, लेकिन आप भगवान के भरोसे हो क्या, कि पानी होगा तो ठीक है, बारिश होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अब कह रहा है कि भाई जब ट्यूबवेल का फ़ायदा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्यूबवेल मिल गया, तो अब जो है पूरा का पूरा इनका इलाका जो है इरीगेटेड हो गया। समझ गए ना। ये जो कल्टिवेटेड एरिया है ये इरीगेटेड भी हो सकता है, नॉन इरीगेटेड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम खेती नहीं करेंगे, वहाँ पर कर दिया खेती हमने, क्यों? क्योंकि बारिश होगा, बारिश से हमारा काम चल जाएगा, है ना। लेकिन इन लोगों ने सारा सिस्टम पक्का कर दिया। अब पूरे 200 हेक्टेयर एरिया में जो है इन्होंने इरिगेशन की व्यवस्था कर ली। ठीक है। कह रहे नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब भारत के गांव में आप जाओगे देखोगे तो सारे गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है इरिगेशन की। सब गांव में किसान जो है आंख मूंद के भगवान पे भरोसा किए रहते हैं कि भैया बारिश हो जाए, किसी तरह से पानी आ जाए। और ये संजोग है इंडिया में कि लगातार 10 साल 15 साल से बारिश हो रही है, मानसून फेल नहीं कर रहा है, नहीं तो इनके उत्पादन पे बहुत असर पड़ता, क्योंकि सब जगह इरिगेशन की सुविधा नहीं है। ठीक है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। कह रहा है नदी के बगल में जो एरिया है वो तो इरीगेटेड है। रिवराइन प्लेन, उसको क्या बोलेंगे? रिवराइन प्लेन, जो रिवर के साइड में है। और दूसरे जो समुद्र के किनारे है, कोस्टल रीजन है, ये तो वेल इरीगेटेड है। ठीक है। रिवराइन प्लेन कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री, कोस्टल, हाँ, समुद्र के किनारे, वो भी वेल इरीगेटेड है। इन कंट्रास्ट प्लेटो रीजन, जो पठार वाला एरिया है, जैसे डेक्कन प्लेटो है, वहाँ पे इरिगेशन की कम सुविधा है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। कह रहे हैं इतना आगे बढ़ गए हम लोग, है ना, फिर भी अभी तक अगर आप देखोगे पूरे देश में जितना जगह पे खेती होता है उसका सिर्फ 40% हिस्सा ही इरीगेटेड है। समझ गए। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलप्ड हो गए। भाई खेती हम लोग का मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर जो है अभी भी 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ही ना मेन ऑक्यूपेशन हो गया, खाने पीने का जरिया यही हो गया। ये शहर आके कितने लोग रह रहे हैं? 10% 20% लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी गांव में जो लोग रहते हैं उनका पेट कैसे भरता है? एग्रीकल्चर से ही बढ़ता है। तो एग्रीकल्चर ही मेरा मेन ऑक्यूपेशन है, हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन है। और उस एग्रीकल्चर में जो भी खेती करने योग्य ज़मीन है, उस ज़मीन के सिर्फ 40% एरिया में ही सिर्फ इरिगेशन पॉसिबल हो सका है, यानी पानी उपलब्ध है। अदरवाइज भगवान भरोसे सब है ना। ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हमने कहा कि भैया एक ही खेत में 3 फसल
एक साल के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ये जो एक ही साल के अंदर में आप 3 फसल एक खेत पे पैदा कर रहे हो, इस तरह के क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुत सारा। तो बहुत सारा फसल आप जो है पैदा कर रहे हो एक ही खेत में एक ही सीजन के दौरान, है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई लैंड तो लिमिटेड है, लैंड तो बढ़ेगा नहीं, तो फिर अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएं? तो इसका एक तरीका ये भी है, क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही ज़मीन पर हम 3 तरह के फसल पैदा करें साल भर के अंदर, 2 तरह के फसल पैदा करें। जैसे अपना भी बहरी में जैसे ज़मीन है, वहाँ पर एक बार जो है उसमें हम लोग क्या कर देता है? मक्का कर देता है, और एक बार क्या कर देता है? उसी में गेहूँ कर देता है ना। ऐसा करता है सिस्टम, ठीक है। तो आप अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे तभी जाके आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लैंड तो है नहीं, लैंड तो लिमिटेड है। ये चीज़ हो गया था। एक तरीका ये भी है कि भैया हम लोग जो है अगर मान लो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको मल्टीपल क्रॉपिंग करना पड़ेगा। क्रॉप मतलब फसल लगाना। तो बहुत एक साथ कई तरह के फसल लगाओगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। तो और पालमपुर में जितने भी किसान हैं कम से कम, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 2 मेन क्रॉप तो लगाते ही हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द 3rd क्रॉप। और कई लोग ऐसे हैं कि इस 2 मेन क्रॉप के अलावा पोटैटो भी जो है लगाते हैं तीसरे क्रॉप के रूप में, ठीक है। सो टुडे वी नीड टू क्लोज दिस चैप्टर एट दिस पॉइंट, ओके। Don't forget to like and subscribe my channel for more such videos. Thank you for listening.